हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कैची केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम लोग इक्विवेलेंट वेट डिटर्मिनेशन जो हमने किया था इसका फर्स्ट पार्ट मैंने डाल दिया था, जिसमें इक्विवेलेंट वेट क्या होता है और उसको डिटरमाइन कैसे किया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो मैंने डिस्कस कर लिया है। उसका न्यूमेरिकल एग्जाम्पल का मैंने बोला था कि एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इक्विवेलेंट वेट को कैसे वो फॉर्मूला यूज करके तुम निकाल सकते हो, वो सब फॉर्मूला यूज करके वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो ये इक्विवेलेंट वेट डिटर्मिनेशन जो होगा इसका न्यूमेरिकल एग्जांपल्स का वीडियो है। इसमें से मैंने कुछ कुछ न्यूमेरिकल को सिलेक्ट किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिससे तुम इक्विवेलेंट वेट को डिटरमाइन करने का जो फॉर्मूला है कैसे यूज करोगे उसका भी एक आइडिया तुम्हें मिल जाएगा। तो अगर आपने इक्विवेलेंट वेट डिटर्मिनेशन का जो फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो है जिसमें मैंने सभी जो फॉर्मूला है उसको डिस्कस किया था, आपने अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जल्दी से वो वीडियो पहले देख के फिर ये वीडियो देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे। तो वीडियो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक बात बोलना चाहूँगा, चैनल में जो जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रेगुलर ऐसा वीडियोस आता ही होगा जो आपके रेगुलर स्टडीज में हेल्प करेगा। तो एक नंबर यहाँ पर क्वेश्चन जो लिया गया है इसको देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। 0.257 gram of a metal when treated with excess dilute H2SO4। 0.275 ग्राम यहाँ पर लिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि वेट ऑफ WT मतलब वेट ऑफ मेटल इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 0.257 ग्राम। 257 ग्राम ये हमें दिया हुआ है। अब क्या बोला गया है, व्हेन ट्रीटेड विथ एक्सेस डाइल्यूट H2SO4 मतलब H2SO4 से उसको ट्रीट किया गया है, लिबरेटेड 120 ml ऑफ H2 एट NTP। तो यहाँ पर ml मतलब क्या, ये वॉल्यूम दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ H2 एट NTP इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 120 ml। क्या लिख सकते हैं, 120 ml। ये भी हमें दिया हुआ है। अब क्या बोला गया है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल। मेटल का जो इक्विवेलेंट वेट है ये निकालना पड़ेगा। तुम्हारे पास क्या है, मेटल का वेट है और वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है। तो इस केस में हम लोग इक्विवेलेंट वेट का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वो जो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड जो था उसका जो फॉर्मूला था। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू, जिसको ई से डिनोट किया जाता है, दूसरा जो न्यूमेरिकल होगा उसमें मैं ई ही लिखूंगा। क्या होगा फॉर्मूला, मैंने क्या बोला था, वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट NTP। ऐसे लिखते हैं VNTP ऑफ H2 मतलब कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट NTP इनटू 11200। ये ml में दिया हुआ है तो 11200 ये भी ml में ही लिया हुआ है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जो वैल्यूज है वो हम लोग पुट कर देते हैं। तो ऊपर में आएगा 257 ग्राम में दिया हुआ है इनटू 11200 ये ml में है, और नीचे में क्या होगा, 120 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट NTP 120 ml ही दिया गया है। तो इसका ml वाला और ml वाला पोर्शन जो है ये कट हो जाएगा, और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 23.99 मतलब अप्रोक्सीमेटली आपका 24 ग्राम आंसर आएगा। तो यहाँ पर ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया गया है, मतलब ये ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ से निकल गया और यही आंसर आपका होगा। तो आपके पास अगर वेट ऑफ मेटल और वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट NTP दिया हुआ हो तो सिंपली आप ऐसे इक्विवेलेंट वेट को डिटरमाइन कर सकते हो। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल यहाँ पर है, अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विथ अनदर एलिमेंट वाज फाउंड टू कंटेन 1.25% ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका मतलब क्या है, मतलब आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, और उसके साथ क्या होगा, अदर जो एलिमेंट्स है, अदर एलिमेंट्स वो भी आपके पास प्रेजेंट है यहाँ पर। अब हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन यहाँ पर दिया गया है 1.25%।
1.25% यहाँ पर हाइड्रोजन दिया गया है। तो कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एलिमेंट, तो एलिमेंट का जो इक्विवेलेंट वेट है उसको डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो ये हाइड्रोजन का अगर परसेंटेज ऐसा दिया हुआ है तो इसमें परसेंटेज का मतलब क्या है, मतलब 100 में कितना है वो, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वेट ऑफ एलिमेंट अगर 100 ग्राम है, सॉरी वेट ऑफ एलिमेंट नहीं, ये वेट ऑफ कंपाउंड कर देते हैं। वेट ऑफ कंपाउंड ये अगर 100 ग्राम है, हमने ग्राम में कर लिया, और वेट ऑफ हाइड्रोजन क्योंकि ये कंपाउंड के पास हाइड्रोजन भी है, अदर एलिमेंट्स भी है, तो 1.25% मतलब क्या 1.25 ग्राम। तो अदर एलिमेंट्स का वेट कितना होगा, वेट ऑफ अदर एलिमेंट्स इक्वल टू, हम लोग क्या कर सकते हैं, जो 100 है उससे हम लोग 1.25 को माइनस कर सकते हैं, तो ऐसे में आ जाएगा 98.75 ग्राम। तो ये हमारा वेट ऑफ अदर एलिमेंट्स निकल गया। यहाँ पर वेट ऑफ कंपाउंड था 100 ग्राम, मैंने पकड़ लिया क्योंकि परसेंट में दिया हुआ है। तो हाइड्रोजन का वेट परसेंट मतलब 1.25%, तो मतलब 1.25 ग्राम। तो वेट ऑफ अदर एलिमेंट यहाँ पर माइनस करके हमारा निकल गया। अब इक्विवेलेंट वेट को कैसे तुम डिटरमाइन करोगे, तुम्हारे पास क्या है, अदर एलिमेंट्स का जो वेट है वो है, हाइड्रोजन का वेट जो है वो है, तो ऐसे करके तुम इजीली इक्विवेलेंट वेट को डिटरमाइन कर सकते हो। तो कैसे डिटरमाइन करोगे वो हम लोग देखेंगे ये फॉर्मूला से। एक फॉर्मूला होता है, मैंने बोला था कि हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड में ही वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ H2 मतलब हाइड्रोजन इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट, सॉरी इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, जिसको 1.008 लिया जाता है। ये मैंने उस वीडियो में बोल दिया था, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन 1.008 लिया जाता है क्योंकि वो स्टैंडर्ड होता है और उसको ही पकड़ा जाता है। तो यहाँ पर तुम 1 भी लिख सकते हो पर थोड़ा एरर आएगा। तो यहाँ पर वेट ऑफ एलिमेंट कितना हमारा निकला है 98.75 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.25 ग्राम जो हाइड्रोजन का वेट है वो दिया हुआ है, इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, इसको ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको ही निकालना पड़ेगा, और 1.008 ये तो बोला नहीं गया है पर ये समझना पड़ेगा कि हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट हमेशा 1.008 ही होता है। जैसे ऑक्सीजन का आपका 8 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा 79.63, ये आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी ऊपर में ग्राम था और ग्राम था, तो ग्राम और ग्राम ये कट चुका है यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में चले आते हैं। 0.426 ग्राम ऑफ मेटालिक ऑक्साइड ऑन हीटिंग in a current of hydrogen liberated 0.12 gram of water, calculate the equivalent weight of metal। मेटल का इक्विवेलेंट वेट को निकालने को यहां पर बोला गया है। तो 0.426 ग्राम ऑफ अ मेटालिक ऑक्साइड यहां पर, तो वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड हम लोग यहां पर लिख लेते हैं कि वेट ऑफ, जैसे हमने पहले लिखा मेटल ऑक्साइड इक्वल टू 0.426 ग्राम, ये हमने लिख लिया। अब यहां पर लिबरेटेड 0.12 ग्राम ऑफ वाटर, तो वेट ऑफ वाटर इक्वल टू 0.12 ग्राम। अब वाटर का अगर आप लोग मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट निकाले तो क्या होगा, तो ग्राम molecular weight of water
मतलब क्या, H2O। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट तो सभी जानते हैं, 2 into 1 होगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 है, तो इसीलिए 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन जो है वो 16 होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 18 ग्राम। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट मतलब मॉलिक्यूलर वेट को ही ग्राम में रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर से हम लोगों को निकालना क्या पड़ेगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आप लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट मेथड से ये निकलेगा। ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट मेथड का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या था, वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, जो कि 8 है। मैंने बोला है क्लोरीन का 35.5 और ये ऑक्सीजन का कितना होगा, ऑक्सीजन का आपका 8 होगा और हाइड्रोजन का 1.008। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ये हमें निकालना होगा, मतलब ये वाला जो पोर्शन है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, इसको अगर E मान लेते हैं हम लोग, इसको निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए आपके पास क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 ये आपके पास 8 है। वेट ऑफ मेटल तो हमारे पास नहीं है और वेट ऑफ ऑक्सीजन ये भी हमारे पास नहीं है। तो जब तक हम लोग वेट ऑफ मेटल या वेट ऑफ ऑक्सीजन ये सब नहीं निकालेंगे तब तक ये फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो कैसे हम लोग वेट ऑफ मेटल निकालेंगे ये हम लोग देख लेते हैं। देखो, पहले इसके लिए वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड का वेट आपके पास है। अगर हम लोग ऑक्सीजन का वेट निकाल ले और उसको इस मेटालिक ऑक्साइड का वेट से माइनस कर दे तो मेटल का वेट इजीली आपके पास आ जाएगा। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि H2O में 18 ग्राम, H2O में कितना है, 18 ग्राम H2O का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 18 ग्राम H2O कंटेन क्या, एक ऑक्सीजन है तो 16 ग्राम ऑक्सीजन, ऐसे हम लोग बोल सकते कि 16 ग्राम ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन यहाँ पर 18 ग्राम H2O में रहता है। तो यहाँ पर कितना वाटर का वेट है, 0.12 ग्राम। अब इसमें कितना रहता है, यूनिटरी मेथड फॉलो करो, 0.12 ग्राम H2O कंटेंट क्या होगा, 16 इंटू 0.12 डिवाइडेड बाई 18। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.107 ग्राम, 0.107 ग्राम ये आपका क्या आ गया, ये आपका वेट ऑफ ऑक्सीजन आपका आ गया। अब वेट ऑफ मेटल अब कैसे निकालोगे, वेट ऑफ मेटल का मतलब क्या है, मेटालिक ऑक्साइड का जो वेट है मतलब 0.426 ग्राम, ये 0.426 माइनस 0.107 मतलब ऑक्सीजन का वेट आपने माइनस कर दिया, तभी जाके आपका मेटल का वेट जो है वो बच जाता है। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन में 0.107 ही होगा, इक्वल टू E, इसको निकालना पड़ेगा और 8। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे E इक्वल टू आपका 23.8 ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी ग्राम और ग्राम कट चुका है तो इसलिए 23.8 आंसर आ चुका होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, 1 gram atom of calcium combines with 4 gram bromine while 1 gram hydrogen combines with 18 gram of bromine, 80 ग्राम ऑफ ब्रोमीन। तो मतलब 1 ग्राम जो कैल्शियम है वो 4 ग्राम ब्रोमीन के साथ और 1 ग्राम हाइड्रोजन 80 ग्राम ब्रोमीन के साथ कंबाइन करता है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, एटॉमिक वेट ऑफ ब्रोमीन यहाँ पर 80 दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहले हम लोग लिख लेते हैं कि वेट ऑफ हाइड्रोजन H2 कितना दिया हुआ है 1 ग्राम, वेट ऑफ ब्रोमीन Br2 ये कितना दिया हुआ है 80 ग्राम। तो मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन 80 ग्राम ब्रोमीन के साथ कंबाइन करता है।
तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड में हम लोग ऐसे फॉर्मूला लिख सकते कि वेट ऑफ एलिमेंट के जगह पे ऐसे कर दो, वेट ऑफ Br2 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ H2, ऐसे अब कर दो। यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ Br2 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2, जो कि हमने बोला है 1.008 होगा। ये जानना पड़ेगा, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। तो वेट ऑफ Br2, यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ Br2 जो है, इसको अगर हमने E पकड़ लिया तो यहाँ पर वेट ऑफ Br2 क्या होगा, वेट ऑफ Br2 यहाँ पर दिया हुआ है 80 ग्राम, वेट ऑफ हाइड्रोजन 1 इक्वल टू E डिवाइडेड बाई 1.008। यहाँ पर से आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ पर से आपका जो निकल जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ Br2, ये आपका निकल जाएगा 80.64। ये आपका निकल जाएगा क्या, 80.64, ये आपका निकल गया। तो अब आप क्या कर सकते हो, ये ब्रोमीन के साथ ही तो कैल्शियम ने कंबाइन किया है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ब्रोमीन आपके पास है। अब कैल्शियम का जो कंबाइन किया है, 1 ग्राम कैल्शियम 4 ग्राम ब्रोमीन के साथ कंबाइन किया है। अब यही सेम फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे कैल्शियम और ब्रोमीन के रिस्पेक्ट पे, तो कैसे करोगे, हम लोग यहाँ पर लिख सकते कि वेट ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाई वेट ऑफ ब्रोमीन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि W1 डिवाइडेड बाई W2 इक्वल टू E1 बाई E2, ये होता है, मतलब इक्विवेलेंट वेट के साथ वेट ऑफ एलिमेंट इक्वल होता है, मतलब प्रोपोर्शनल होता है, इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ ब्रोमीन। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ ब्रोमीन कितना दिया गया है, यहाँ पर एटॉमिक वेट जो होगा, ब्रोमीन मोनोवैलेंट है तो इसीलिए एटॉमिक वेट ही इसका हो जाएगा 80.64, क्योंकि ब्रोमीन का वैलेंसी 1 है। अगर ब्रोमीन का वैलेंसी 2 होता तो 80 डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ता, जैसे कि एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकलता है। तो यहाँ पर ये आ गया। तो वेट ऑफ कैल्शियम यहाँ पर 1 दिया गया है, वेट ऑफ ब्रोमीन 4 दिया गया है, 4 ग्राम ब्रोमीन के साथ। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम, इसको ई पकड़ लेते हो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ब्रोमीन 80.64। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम इक्वल टू 20.16 आपका आंसर आ जाएगा, ऐसे करके। तो मतलब यहां से हम लोग समझ सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट और वेट ऑफ एलिमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो मैंने लास्ट में डिस्कस किया था फॉर्मूला। नेक्स्ट 9 नंबर, यहां पर 1.212 gram of zinc metal was heated with HNO3 to dryness, and as a result 1.51 gram of zinc oxide was formed. In another experiment, 0.56 gram of zinc precipitated 0.551 gram of copper from the copper salt solution. Calculate the equivalent weight of zinc as well as copper. दोनों का ही equivalent weight यहाँ पर डिटरमाइन करने को बोला है। तो पहले हम लोग यहाँ पर सिमिलरली लिख लेते हैं कि वेट ऑफ जिंक कितना दिया गया है, 1.212 ग्राम, यही लिया हुआ है 1.212 ग्राम ऑफ जिंक मेटल। वेट ऑफ ZnO, वेट ऑफ ZnO, जिंक ऑक्साइड का लिबरेट कितना हुआ है, जिंक ऑक्साइड कितना लिबरेट किया है, 1.51 ग्राम। तो मतलब 1.5 ग्राम जिंक ऑक्साइड लिबरेट किया है। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, जिंक ऑक्साइड का जो वेट है मतलब 1.51 माइनस जिंक का अगर वेट आप इससे माइनस कर दोगे 212, तो आपका बच जाएगा 0.298 ग्राम। तो ऐसे करके आपको वेट ऑफ ऑक्सीजन ये मिल चुका है जो हमें चाहिए होगा। अब वही चीज ऐसे ही इक्वल कर देंगे, वेट ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन जो अभी अभी निकला है, इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, EZn लिख रहा हूं यहां पर, समझ लेना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन जो कि कितना होगा, 8 होगा हमेशा। तो यहां पर ये फॉर्मूला को अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो वेट ऑफ जिंक यहां पर कितना दिया गया है, वेट ऑफ जिंक जो दिया गया है 1.212 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन 0.298 इक्वल टू
इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ पर से आप लोग इजीली इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक को कैलकुलेट कर सकते हो। आपका 32.54 के जगह पे आंसर आ जाएगा। ये आपका हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। अब सिमिलर प्रोसेस से इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर कैसे निकालना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर बोला गया है इन अनदर एक्सपेरिमेंट 0.56 ग्राम ऑफ जिंक प्रेसिपिटेटेड 0.55 ग्राम ऑफ कॉपर फ्रॉम द कॉपर सॉल्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर वेट ऑफ कॉपर आपको मिल चुका है, वेट ऑफ कॉपर 0.551 ग्राम, वेट ऑफ जिंक यहाँ पर आपको मिल चुका है 0.56 ग्राम। तो ऐसे करके आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक भी आपको मिल चुका है 32.54 ग्राम। तो यहाँ पर 32.54, तो यहाँ पर हम लोग इजीली यहाँ पर लिख सकते हैं कि वेट ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। तो आपको अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर ये वाला चाहिए तो आपको क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक इनटू वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ जिंक, आपको ऐसा लिखना होगा। तो वेट ऑफ जिंक कितना दिया गया है, वेट ऑफ जिंक यहां पर दिया गया है 0.56, सॉरी इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक यहां पर दिया गया है 32.54, जो हमने अभी अभी निकाला, वीडियो में प्रीवियसली जाके देख भी सकते हो। वेट ऑफ कॉपर यहाँ पर दिया गया है न्यूमेरिकल में 551 ग्राम, 0.551 ग्राम, और यहाँ पर 0.56 ग्राम आपका जो दिया गया है। ये अगर हम लोग देख ले एक बार, ये देखो यहाँ पर 0.56 ग्राम जिंक और 0.551 ग्राम ऑफ कॉपर, तो ये आपने बिठा दिया। तो यहाँ पर से इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू आपका निकल जाएगा 32.02। ये आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में यहाँ पर क्या बोला है, 1.8 ग्राम ऑफ एन एसिड व्हेन ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम मेटल गिव 2.34 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सॉल्ट, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एसिड। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड यहाँ पर बोला गया है। तो कैसे यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड निकलेगा ये हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि वेट ऑफ एसिड इसको हम लोग अगर HX मान ले डिवाइडेड बाय जो हमने अभी अभी सीखा वेट ऑफ, अब मैग्नीशियम सॉल्ट यहां पर बोला गया है, तो मैग्नीशियम सॉल्ट में हम लोग ऐसे लिख सकते कि Mg सॉल्ट इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ HX, मतलब एसिड, HX का मतलब एसिड है, X फॉर एनायन कोई भी, जैसे कि HCl HNO3 ऐसा कुछ हो गया, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम सॉल्ट। तो हमें अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड ये निकालना होगा, जिसको हम लोग E मान लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड अगर ये निकालना पड़ेगा तो हमें बाकी 3 पैरामीटर जो है ये सब चाहिए होगा। तो कैसे ये सब निकालेंगे ये हम लोग देख लेते हैं कि वेट ऑफ एसिड, एसिड के अंदर क्या क्या होता है, HX के अंदर H और होता है और X भी होता है। मतलब अगर यहाँ पर हमें बोला जाए कि H होगा और X होगा, मतलब क्या H का और X का अगर वेट को ऐड कर देंगे तब जाके हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब जाके हमारा यहाँ पर जो टोटल एसिड का वेट है वो निकल जाएगा। सिमिलरली इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, इसमें भी वही बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ H प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ X। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ जो एसिड है उसके साथ इक्विवेलेंट वेट ऑफ जो H है और उसके साथ इक्विवेलेंट वेट ऑफ X है, उसको अगर ऐड कर देंगे तब जाके ये आ जाएगा। ये हम लोग RHS का जो पैरामीटर है, मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ HX डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम सॉल्ट, इसको ही इलेबोरेट करके लिख रहे हैं।
लेफ्ट वाला LHS में कुछ चेंज नहीं होगा। अब मैग्नीशियम सॉल्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg, ऐसे कर सकते हैं, प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ X, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे पैरामीटर को लिख सकते हैं, और यहाँ पर सिमिलर चीज ही होगा, वेट ऑफ एसिड मतलब वेट ऑफ HX डिवाइडेड बाय वेट ऑफ Mg सॉल्ट। तो यहाँ पर यही सेम चीज हमने लिख लिया। तो RHS वाला जो पोर्शन था उसको हमने इक्विवेलेंट वेट ऑफ HX को तोड़ लिया ऐसा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ X, और मैग्नीशियम सॉल्ट को भी हमने तोड़ लिया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब ये X वाला पोर्शन ही यहाँ पर सॉल्ट को इंडिकेट एक्चुअली कर रहा है, तो X वाला पोर्शन ही यहाँ पर सॉल्ट होगा। तो ये X वाला जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ X यहाँ पर है, इसको अगर हम लोग E पकड़ लेते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन क्या आ जाएगा 1.008 आता है, पर कैलकुलेशन के रेस्पेक्ट पे आप 1 भी पकड़ सकते हो। यहाँ पर हमने 1 पकड़ लिया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ X ये आपका पकड़ लिया, E पकड़ लिया, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट 12 होता है, प्लस यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ X, क्योंकि मैग्नीशियम जो है 24 होता है उसका एटॉमिक मास, डिवाइडेड बाय 2 होगा क्योंकि उसका वैलेंसी 2 है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पर होगा। तो प्लस यहाँ पर फिर से E, तो 1 प्लस E डिवाइडेड बाय 12 प्लस E इक्वल टू वेट ऑफ HX 1.8 ग्राम एसिड, मतलब वेट ऑफ एसिड 1.8 होगा, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ मैग्नीशियम सॉल्ट 2.34। तो यहाँ पर से आप अगर सॉल्व करोगे आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ X यहाँ पर निकल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ X इक्वल टू, मतलब ये E वाला जो पोर्शन है EX कर देते हैं यहाँ पर, EX और EX, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ X मतलब सॉल्ट का जो इक्विवेलेंट वेट है वो निकल जाएगा आपका 35.67। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इतना ग्राम आपका आ जाएगा। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट के साथ ये EX को ऐड करना पड़ेगा, तभी तो हमने यहाँ पर लिखा इक्विवेलेंट वेट ऑफ H और इक्विवेलेंट वेट ऑफ X। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ HX इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ H प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ X। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H कितना होगा 1, इक्विवेलेंट वेट ऑफ X कितना निकला है 35.67, तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा 36.67, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा ऐसे करके। तो आपका ये आंसर आपका निकल चुका है कि 36.67 इतना ग्राम। तो अगर आपके पास कुछ दिया भी नहीं हो तब भी जाके आप इक्विवेलेंट वेट इजीली निकाल सकते हैं। ऐसे वेट और इक्विवेलेंट वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे वो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड हो या ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट मेथड हो, ऐसे तोड़ के आपको निकलना पड़ेगा। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पर जो होगा वो है व्हाट वेट ऑफ अ मेटल हैविंग इक्विवेलेंट वेट ऑफ 9 विल गिव 1.14 ग्राम ऑफ इट्स क्लोराइड। तो यहाँ पर ये निकालना पड़ेगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल यहाँ पर दिया है 9, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ये हमें दिया गया है 9। अब देखो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड ये अगर हम लोग लिखे तो इक्वल टू क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोराइड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोराइड। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल और इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोराइड को अगर ऐड कर दे तभी जाके मेटल क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना दिया हुआ है 9, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन हमेशा होता है 35.5, ये मैंने पहले ही बोल दिया था, क्योंकि क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो 35.5 होता है और उसका वैलेंसी 1 होता है। तो 35.5 डिवाइडेड बाई 1 मतलब 35.5 ही इसका होगा। ऑक्सीजन होगा तो 8 और हाइड्रोजन होगा तो 1.008। इक्विवेलेंट वेट का न्यूमेरिकल करने से पहले ये तीनों चीजों का जो इक्विवेलेंट वेट है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन,
ये जानना बहुत जरूरी है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना दिया हुआ है 9 प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन होगा 35.5। तो ये आपका मेटल क्लोराइड जो है इसका इक्विवेलेंट वेट निकल के आएगा क्या 44.5। क्या आएगा 44.5। तो अब यहाँ पर बोला क्या गया है व्हाट वेट ऑफ मेटल। व्हाट वेट ऑफ मेटल मतलब मेटल का वेट निकालना होगा। तो हमें मेटल क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट यहाँ पर मिल चुका है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 44.5 ग्राम मेटल क्लोराइड 44.5 ग्राम मेटल क्लोराइड, इसके अंदर कितना मेटल है, इसके अंदर 9 ग्राम मेटल है, 9 ग्राम मेटल है। यही हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल 9 था, तो 44.5 के अंदर तो 9 ग्राम ही मेटल होगा। तो यहाँ पर जो दिया गया है 1.14 ग्राम मेटल क्लोराइड जो होगा उसमें कितना होगा ये हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर 1.14 ग्राम मेटल क्लोराइड में तो कितना होगा 9 इंटू 1.14 यूनिटरी मेथड डिवाइडेड बाई 44.5। 9 इंटू 1.14 डिवाइडेड बाई 44.5 मतलब 0.23 ग्राम ये आपका आंसर आ चुका है। तो हमारे मेटल का जो वेट है ये मिल चुका है। 1.14 ग्राम ऑफ मेटल क्लोराइड में कितना मेटल होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, में यहां पर बोला गया है कि फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ईच ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये एक रिएक्शन दिया गया है। ये टाइप का इक्विवेलेंट वेट डिटर्मिनेशन का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर एक रेडॉक्स रिएक्शन दिया गया होगा और उसमें ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का आपका इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा। तो इक्वेशन क्या है FeSO4 प्लस KClO3, एरो देखिए Fe2SO4 प्लस KCl। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसका आयनिक फॉर्म लिखे, जो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर आयनिक फॉर्म, ये अगर हम लोग इस इक्वेशन का लिखे तो FeSO4 जो होगा FeSO4 में Fe जो है ये +2 स्टेट में रहेगा, तो Fe2 प्लस KClO3 में ClO3 ये माइनस में होगा और यहाँ पर से Fe2SO4 यहाँ पर से Fe3 प्लस होगा और Cl जो है KCl मतलब Cl माइनस होगा। तो यहाँ पर देख ही सकते हो कि क्लोरीन जो है ये -1 है, क्लोरीन जो है -1 है और यहाँ पर जो Cl है इसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो ये -5 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो ये -5 नहीं सॉरी +5 यहाँ पर होगा और यहाँ पर Fe जो है +2 है, यहाँ पर से +3 हो चुका है। तो मतलब Fe2 प्लस से Fe3 प्लस मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है इंक्रीज किया है। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज कर जाए, ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज कर जाए तो इसको क्या बोला जाता है ऑक्सीडेशन। और Cl का देख ही सकते हो यहाँ पर +5 था पर -1 आ चुका है, मतलब ये ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये डिक्रीज कर चुका है, तो मतलब ये रिडक्शन हुआ है। तो क्लोरीन का बेसिकली रिडक्शन हुआ है और Fe का बेसिकली ऑक्सीडेशन हुआ है, ये हम लोग यहाँ से पता लगा सकते हैं। तो हमें क्या बोला है जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है जिसका रिडक्शन हुआ है सभी का इक्विवेलेंट वेट डिटरमाइन करने को यहाँ पर बोला है, मतलब FeSO4 का और KClO3 ये सभी का इक्विवेलेंट वेट हमें डिटरमाइन करना होगा। तो पहले सिर्फ Fe को अगर ले लेते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ FeSO4 ये अगर डिटरमाइन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ Fe को अगर पकड़ लेते हैं तो Fe2 प्लस इधर से क्या हुआ है Fe3 प्लस हुआ है। अब जिधर भी ऊपर प्लस चार्ज ज्यादा होगा उधर ही इलेक्ट्रॉन दोगे, तो यहाँ पर +3 है यहाँ पर +2 है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अगर हमने दे दिया तो दोनों तरफ ही +2 मतलब चार्ज जो है ये इक्वल हो जाए। तो ऐसे करके जिधर जितना चार्ज एक्स्ट्रा रहेगा, जैसे कि इधर +2 और +3 एक एक्स्ट्रा चार्ज है राइट साइड में, तो राइट साइड में हमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब हमने रेडॉक्स रिएक्शन का एक इक्वेशन बोला था जहां पर इक्विवेलेंट वेट E इक्वल टू क्या था मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो मॉलिक्यूलर वेट किसका, FeSO4 का। FeSO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, Fe का है 56 प्लस सल्फर होगा 32, ये एटॉमिक मास मैं बोल रहा हूँ, ये तो जानना ही पड़ेगा तुम्हें। और ऑक्सीजन क्या होगा, 4 है इंटू 16, क्योंकि एक 16 करके है तो 4 है यहाँ पर, डिवाइडेड बाई ये मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 152। ये आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ FeSO4 निकल गया। तो ऐसे करके अगर कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है उससे आप इक्विवेलेंट वेट को निकाल सकते हैं। अब क्लोरीन का निकालते हैं, क्लोरीन का मतलब KClO3 का निकालते हैं। उसके लिए क्या होगा, ClO3 माइनस जो होगा, ClO3 माइनस से हमें किस में जाना पड़ेगा, मतलब ClO3 माइनस में क्लोरीन क्या है +5 है और यहाँ पर Cl जो है ये -1 है, तो यहाँ पर ये बैलेंस करके हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर Cl जो है +5 है, ये KClO3 के लिए मैं बता रहा हूं जिसका रिडक्शन हुआ है। इधर से क्या हुआ है, Cl जो है -1 में कन्वर्ट हो चुका है, तो मतलब +5 है, इसके अंदर अगर 6 इलेक्ट्रॉन हम लोग दे दे तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन आएगा तो टोटल चार्ज जो है न्यूट्रल हो जाएगा और इधर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा तो -1, मतलब चार्ज जो है ये बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, वही सेम फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 6। तो मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा, KClO3 का, पोटेशियम का 39 है एटॉमिक मास, प्लस Cl का है 35.5 प्लस ऑक्सीजन का 3 × 16 डिवाइडेड बाई 6। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे आपका 20.42 आंसर आएगा। ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे करके कोई भी अगर रेडॉक्स रिएक्शन दिया हुआ हो उससे आप इजीली इक्विवेलेंट वेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, मतलब K2Cr2O7। इसका इक्विवेलेंट वेट हमें डिटरमाइन करना होगा। अब इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे, उसके लिए इक्वेशन दिया हुआ है K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4, एरो देके K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल 3 प्लस यहाँ पर दिया है 4H2O प्लस 3 ऑक्सीजन, ऐसे करके दिया गया है। अब इधर हमें समझना पड़ेगा कि 3O का मतलब क्या है। 3O का मतलब है 6 × ½ O, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 6 और 2 ऐसे अगर कट जाए तो 3 ही यहाँ पर बचता है, तो 6 × ½ O ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। अब हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि ये हाफ ऑक्सीजन वाला चीज से भी हम लोग इक्विवेलेंट वेट को डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मेथड से भी कर सकते हो, पर ऐसा अगर नेसेंट ऑक्सीजन दिया हुआ है उस मेथड से भी कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन मेथड से वो वही सेम प्रोसेस K2Cr2O7 और Cr2SO4 होल 3, इसको आपको आयनिक इक्वेशन में लिख के फिर K2Cr2O7 का जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देना। पर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, अगर नेसेंट ऑक्सीजन दिया हुआ है तब भी इक्विवेलेंट वेट को डिटरमाइन किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है, यहाँ पर हम लोग देख ही सकते हैं हाफ ऑक्सीजन कितना लगेगा। हाफ ऑक्सीजन लगता है यहाँ पर 6, मतलब 6 मॉलिक्यूल, 6 जो 6 टाइम्स हाफ ऑक्सीजन यहाँ पर लगता है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 इक्वल टू क्या होगा, उसका ही मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई, यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अप्रोच नहीं लिया है, यहाँ पर क्या लिया है, हाफ ऑक्सीजन का अप्रोच लिया है। तो नंबर ऑफ हाफ ऑक्सीजन एटम्स, तो हाफ ऑक्सीजन एटम्स कितना है, 6 एटम यहाँ पर तैयार हुआ है, 6 एटम्स यहाँ पर तैयार हुआ है। तो K2Cr2O7 का इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 2 × 39 ऐसा होगा, 2 × 39, क्योंकि पोटेशियम 39 करके है और 2 है, प्लस क्रोमियम 52 है और वो भी 2 है, तो 2 × 52 प्लस ऑक्सीजन जो है 7 × 16, ऐसे करके हम लोगों ने इसका निकाल लिया, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ हाफ ओ एटम्स, तो 6 है। तो ये मैंने ऑल्टरनेटिव अप्रोच दिखा दिया, इससे बहुत जल्दी हो जाता है। जहां पर ऐसा नेसेंट ऑक्सीजन तैयार हुआ है, ऑक्सीजन एटम्स जहां पर तैयार हुआ है उसको आप हाफ ऑक्सीजन एटम्स में डिवाइड करके ऐसे करके इजीली इक्विवेलेंट वेट डिटरमाइन कर सकते हो। और ये आपका आंसर आ जाएगा 49। इसको अगर कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा 49। तो ऐसे करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हो।
नेक्स्ट, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mn4+ इन Mn4+, एरो देके Mn2+। इस ये जो रिएक्शन दिया गया है इसका करना पड़ेगा। तो ये बहुत सिंपल है, Mn4+, एरो देके Mn2+। मैंने क्या बोला था, प्लस चार्ज कहां पर ज्यादा है, यहाँ पर +4, और यहाँ पर क्या है +2, मतलब 2 यूनिट ज्यादा है, तो इधर जिधर ज्यादा है उधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हमने दे दिया, तो आपका बैलेंस हो गया। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mn4+ इक्वल टू, यहाँ पर तो Mn4+ मतलब ये तो एलिमेंटल स्टेट में है, यहाँ पर तो कोई कंपाउंड नहीं है, तो एटॉमिक वेट हम लोग बोलेंगे, मॉलिक्यूलर वेट नहीं। एटॉमिक वेट ऑफ मैंगनीज डिवाइडेड बाय वही अप्रोच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एटॉमिक वेट मैंगनीज का कितना होगा, 55। एटॉमिक वेट आपको याद रखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आपका आ गया 27.5। ये आंसर आ चुका है। अब ये वाला न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार बहुत सारा जगह पे आ चुका है, बहुत बार पूछा भी गया है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 इन न्यूट्रल मीडियम, एसिडिक मीडियम, अल्कलाइन मीडियम। तीनों मीडियम पे ही KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा, पर उसके लिए आपको इक्वेशन जानना पड़ेगा। तो इक्वेशन यहाँ पर मैं बोल दे रहा हूँ, अच्छे से देख लेना। तो पहला जो है 1 नंबर हम लोग निकालेंगे इन न्यूट्रल मीडियम, इन न्यूट्रल मीडियम। अब न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या है, और इधर हम लोग लिख लेते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट क्या निकलेगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4, क्योंकि सभी जगह पे लगेगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, पर इक्वेशन अलग है। एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, अल्कलाइन मीडियम में इक्वेशन अलग है, वही ये जो न्यूमेरिकल है उसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। तो KMnO4 में पोटेशियम तो 39 होगा, प्लस मैंगनीज जो है 55 होगा, प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन जो है 4 × 16 होगा। तो ऐसे करके आपका निकल जाएगा 158 ग्राम पर मोल, 158 ग्राम पर मोल आपका ये इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4 निकल जाएगा। यही हम लोग तीनों जगह पे ही पकड़ेंगे। तो न्यूट्रल मीडियम में आपका जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, मैं आयनिक इक्वेशन ही बता दे रहा हूं क्योंकि पूरा इक्वेशन याद नहीं रहेगा। 3 इलेक्ट्रॉन Mn7+, एरो देके 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर Mn4+, तो मतलब +7 से +4 हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन लग रहा है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट कितना क्या निकलेगा, इक्विवेलेंट वेट क्या निकलेगा, मॉलिक्यूलर वेट मैंने बोला है 158 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 3। तो मतलब यहाँ पर जान ही सकते हो कि मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 3 होता है। अब यहाँ पर बहुत सारा जगह पे मॉलिक्यूलर वेट को m लिखा जाता है, तो m/3 जहां पर ऑप्शन में हो वही तुम चूज करोगे। 52.67 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यही बोल रहा हूं मैं। एसिडिक मीडियम में इक्वेशन चेंज हो जाएगा। एसिडिक मीडियम, इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो इक्वेशन होगा Mn7+ प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, एरो देके Mn2+। तो यहां पर जो KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट है वो क्या निकलेगा, इक्विवेलेंट वेट वो निकलेगा आपका 158 मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 5, तो m/5 निकला आपका 31.6। ये आपका आंसर आ गया। अब बेसिक मीडियम या अल्कलाइन मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम, इसमें आपका क्या होगा, Mn7+ प्लस इलेक्ट्रॉन, एरो देके Mn6+। ये तीनों ही इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना कि अल्कलाइन में कितना इलेक्ट्रॉन लगता है, एसिडिक में और न्यूट्रल में कितना रखता है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या निकलेगा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू 158 जो मॉलिक्यूलर वेट था डिवाइडेड बाय 1, तो मतलब 158 ही आपका आंसर आ जाएगा। तो KMnO4 का ये तीनों मीडियम में जो इक्विवेलेंट वेट है वो अलग अलग निकलता है। अब यहाँ पर एक नया अप्रोच हम लोग सीखेंगे इक्विवेलेंट वेट के साथ ही, जो है मिली इक्विवेलेंट डिटर्मिनेशन। क्या है, मिली इक्विवेलेंट डिटर्मिनेशन। मिली इक्विवेलेंट ऑफ अ कंपाउंड इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 1000। ऐसे करके आप मिली इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। तो मिली इक्विवेलेंट भी
आता है कुछ कुछ जगह पे। और इक्विवेलेंट वेट का जो फॉर्मूला होता है स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी, ये भी एक फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट का, जहां पर नॉर्मलिटी दिया हुआ हो उसमें। तो नॉर्मलिटी, मोलारिटी और मोलालिटी क्या होता है ये सब हम लोग देखेंगे सेपरेट वीडियो में। तो यहाँ पर फिलहाल देख लेते हैं कि कैलकुलेट द मिली इक्विवेलेंस ऑफ AlOH होल 3 इन इट्स 78 ग्राम। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का 78 ग्राम में उसका मिली इक्विवेलेंट को डिटरमाइन करने को बोला है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर AlOH होल 3, इसको अगर हम लोग ऐसे आयन में तोड़ देंगे Al3 प्लस 3OH माइनस, ऐसा हमारा निकल गया। तो यहाँ पर देख ही सकते हो कि यहाँ पर 1 मोल AlOH होल 3 से 3 मोल्स OH माइनस तैयार हुआ है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या निकलेगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ AlOH होल 3 इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, जो हमने देखा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय जो OH माइनस निकला है उसका भी आप डिवाइड कर सकते हो, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हो। तो AlOH होल 3 तो Al3 प्लस ही बना, तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का ही मामला होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 3 मतलब 3OH माइनस, तो OH माइनस 3 है। तो AlOH होल 3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? एल्यूमिनियम का 27 प्लस ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो आपका 78/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या? इक्विवेलेंट वेट ऑफ AlOH होल 3। अब यहाँ पर मिली इक्विवेलेंट बोला गया है, तो मिली इक्विवेलेंट मतलब वेट ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 1000। तो यही फॉर्मूला अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो मिली इक्विवेलेंट को MEQ लिखा जाता है। MEQ ऑफ AlOH होल 3 इक्वल टू वेट ऑफ कंपाउंड। वेट ऑफ कंपाउंड कितना दिया गया है? 78 ग्राम। यहाँ पर बोला ही गया है कि 78 ग्राम। तो वेट ऑफ कंपाउंड क्या दिया गया है? 78 ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड हमारा निकला है 78/3, इसीलिए हमने इसको नहीं काटा है। 78/3 इंटू आपका हो गया 1000। तो ये 3 जो है ये ऊपर आ जाएगा और 78 और 78 कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 3000। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मिली इक्विवेलेंट जो है, मिली इक्विवेलेंट ऐसे आप लोग निकाल सकते हो। तो मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला इक्विवेलेंट वेट के जैसा ही होता है, पर ऐसा आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। मिली इक्विवेलेंट का दूसरा एक टाइप देखते हैं कि मिली इक्विवेलेंट कैसे हम लोग निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, कैलकुलेट द मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। एक में है 20 ml 0.1 मोलर KOH, मतलब एक वॉल्यूम दिया हुआ है और मोलरिटी। दूसरे में है वॉल्यूम दिया है नॉर्मलिटी, तीसरे में वॉल्यूम दिया है और नॉर्मलिटी दिया है। तो 1 नंबर इक्वेशन क्या बोला है? 20 ml, बहुत सारा टाइट्रेशन का जो न्यूमेरिकल होता है उसमें मिली इक्विवेलेंट कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 ml और 0.1 मोलर KOH। तो यहाँ पर मिली इक्विवेलेंट MEQ, इसका एक फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम इन ml इंटू मोलारिटी, मोलारिटी इंटू n। अब ये n क्या होता है? n होता है यहाँ पर एसिडिटी या बेसिसिटी। n इक्वल टू एसिडिटी या बेसिसिटी, मतलब यहाँ पर जो KOH है इसको अगर आप तोड़ोगे तो K प्लस OH माइनस यहाँ पर रहेगा, मतलब ये OH माइनस का जो नंबर है यही है n। तो KOH से एक KOH से कितना OH माइनस आता है? मतलब 1, तो इसका एसिडिटी क्या हुआ? 1। तो ये n जो है ये इंपॉर्टेंट है। जब भी मोलारिटी का आप कैलकुलेशन करोगे, मतलब वॉल्यूम और मोलारिटी दिया हुआ है, तब ये फॉर्मूला में n आएगा। तो मतलब यहाँ पर अगर एसिड होगा तो H प्लस कितना होगा? तो n क्या है? n एक्चुअली है एसिडिटी, जो मैंने फॉर्मूला के वीडियो में डिस्कस किया था, एसिडिटी और बेसिसिटी। एसिड हुआ तो बेसिसिटी होगा उसका नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, और मतलब कितना हाइड्रोजन एटम उससे आ रहा है, और बेस होगा तो एसिडिटी आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? सिंपली 20 ml वॉल्यूम दिया हुआ है, मोलारिटी दिया हुआ है 0.1, और यहाँ पर n जो है ये भी 1 ही निकला है, तो आंसर आ जाएगा 2। आपका मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा यहाँ पर 2। अब 2 नंबर इक्वेशन में क्या है? 20 ml 0.1 नॉर्मल HCl, 20
ml, सॉरी ये 25 ml होगा, 25 ml 0.1 नॉर्मल HCl। जब नॉर्मलिटी दिया हुआ हो तब n वाला जो चीज है ये नहीं आएगा, सिर्फ मोलरिटी में ही आएगा। तो इसका मिली इक्विवेलेंट क्या होगा, वॉल्यूम इन ml इंटू नॉर्मलिटी, इंटू नॉर्मलिटी। तो वॉल्यूम इन ml कितना है 25 इंटू नॉर्मलिटी कितना दिया गया है 0.1, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.5। ये आपका आंसर आ जाएगा। 3 नंबर इक्वेशन, H2SO4 दिया गया है, H2SO4 में भी बोला गया है 25 ml और 0.1 नॉर्मल H2SO4, इसमें भी नॉर्मलिटी में दिया गया है। तो मिली इक्विवेलेंट में भी वो n वाला पार्ट नहीं आएगा, सिर्फ n वाला पार्ट आएगा जहां पर मोलरिटी दिया हुआ हो। तो मिली इक्विवेलेंट इक्वल टू वॉल्यूम इन ml इंटू नॉर्मलिटी, तो मतलब वही सेम चीज आएगा 25 इंटू 0.1, तो मतलब 2.5। तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि नॉर्मलिटी में दिया गया है कंसेंट्रेशन या मोलरिटी में दिया गया है। अगर नॉर्मलिटी में दिया गया है तो सिर्फ वॉल्यूम इन ml इंटू नॉर्मलिटी, मोलरिटी में अगर दिया गया है वॉल्यूम इन ml इंटू मोलरिटी इंटू n मतलब एसिडिटी या बेसिसिटी। नेक्स्ट ये वाला, कैलकुलेटेड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉस्फोरस एसिड H3PO3 इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो H3PO3 का सिंपली इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा। अब ये एसिड है, एसिड का इक्विवेलेंट वेट मतलब एसिड डिवाइडेड बाई एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन मतलब उसका बेसिसिटी। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंट वेट सिंपली इक्वल टू क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H3PO3 डिवाइडेड बाई आपका जो आ जाएगा एसिड है तो बेसिसिटी, ऐसा बेसिसिटी आ जाएगा। अब ये मॉलिक्यूलर वेट जो है, मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर कैसा निकलेगा, H3 मतलब 3 इंटू 1 प्लस P, फॉस्फोरस 31 होता है यहाँ पर दिया गया है, और ऑक्सीजन जो है 16 होता है, तो 3 इंटू 16 3 है, तो 3 इंटू 16 डिवाइडेड बाई बेसिसिटी। अब इसका बेसिसिटी कितना होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम मैंने डिस्कस किया था H3PO3 में, दिखता तो 3 है पर होता 2 है, यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, तो इसका बेसिसिटी 2 होता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। H3PO4 अगर होगा, H3PO4 में बेसिसिटी 3 होता है पर यहाँ पर 2 होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 82 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 41। आपका आंसर आ जाएगा 41। तो ऐसे करके आप एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। मैंने फॉर्मूला पहले डिस्कस किया था, आज न्यूमेरिकल भी दिखा दिया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ KOH बेस का यहाँ पर वही सेम फॉर्मूला होगा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट जो कंपाउंड दिया हुआ है ऑफ KOH यहाँ पर डिवाइडेड बाई यहाँ पर होगा एसिडिटी, एसिडिटी मतलब कितना OH माइनस आयन यहाँ पर से प्रोड्यूस हो रहा है, तो कितना OH माइनस आयन यहाँ पर से प्रोड्यूस हो रहा है। तो KOH से हमने देखा है कि वो एक ही OH है, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट जो होगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 39 प्लस ऑक्सीजन होगा 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1, एसिडिटी जो है 1 होगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 56। ये आपका इक्विवेलेंट वेट आ गया। नेक्स्ट, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम एलिमेंट। एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट यहां पर निकालने को बोला है। तो एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट, एलिमेंट का जब लिखा लेंगे इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट ऑफ एल्यूमिनियम जो 27 दिया गया है यहाँ पर, एटॉमिक वेट ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाई उसका वैलेंसी, वैलेंसी एल्यूमिनियम का क्या होता है +3 मतलब 3 होगा, तो एटॉमिक वेट 27 है, उसका वैलेंसी 3 है, तो आंसर आ जाएगा 9। ये आपका इक्विवेलेंट वेट निकल गया। ये सिर्फ एक लाइन का न्यूमेरिकल है, बहुत जल्दी हो जाता है अगर आप फॉर्मूला को डिस्टिंग्विश कर सके। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCl2, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCl2। यहाँ पर CaCl2 क्या है, CaCl2 एक सॉल्ट है, CaCl2 सॉल्ट है, और इसका इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू वही होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCl2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा
पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। जनरली कैटायन को ही कंसीडर किया जाता है, पर मैंने बोला था कि कैटायन या एनायन का नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हो आप, तो ये बहुत एक ही सेम चीज ही है, क्योंकि Ca2+ टूटेगा और 2Cl- टूटेगा, तो नेट नेगेटिव चार्ज भी -2 आएगा, पॉजिटिव चार्ज भी +2 आएगा। तो प्लस या माइनस लेना नहीं है, उसका मॉड वैल्यू लेना है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCl2, कैल्शियम हो गया क्या 40, क्लोरीन हो गया 35.5, पर 2 है तो 2 × 35.5 मतलब 71, डिवाइडेड बाई पॉजिटिव चार्ज क्या है 2 है, या नेगेटिव चार्ज भी 2 है, तो उसका मॉड वैल्यू आप ले सकते हो। तो 111 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 55.5, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट यहां पर दिया गया है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट यहां पर निकालना पड़ेगा। तो यहां पर इक्वेशन दिया गया है NaHCO3, HCl, NaCl, CO2 और H2O। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला वही सेम चीज होगा। NaHCO3 में एक हाइड्रोजन है, यहां पर देख सकते हो, तो ये एक एसिडिक सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है, और एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू वही सेम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यहां पर NaHCO3 डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, मतलब नंबर ऑफ H एटम्स, यहाँ पर एटम ही है तो एटम। तो सोडियम यहाँ पर आ जाएगा 23 प्लस हाइड्रोजन 1 प्लस कार्बन जो है 12 प्लस ऑक्सीजन जो है 3 × 16 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 ही है, तो इसका आंसर आ जाएगा 84। तो जितना भी इक्विवेलेंट वेट का न्यूमेरिकल था वो हमने सॉल्व कर दिया इस वीडियो में, जो जितना भी टाइप का न्यूमेरिकल था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलो। चैनल में नए हो तो अगर जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।